अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। ओवरऑल ठीक हूँ। इस हफ्ते मैंने ना अपनी वरी को ज्यादा नोटिस किया था। ठीक है सना, नोटिस करने से कोई डिफरेंस महसूस हुआ है आपको? जी, पहले वरी स्टार्ट होती थी और मैं सीधा उसमें चली जाती थी। अब कभी बीच में याद आ जाता है कि अच्छा ये वही साइकिल हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, यानी वरी बिल्कुल खत्म नहीं हुई अभी तक, लेकिन आपको उसका पैटर्न थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आपको उसका पैटर्न समझ आ रहा है सना। जी बिल्कुल, लेकिन कभी पैटर्न समझ आने के बावजूद मैं फिर भी कॉल्स या चेकिंग करती हूँ अभी भी। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है सना। पिछले सेशन का गोल जो था ना, वो हमारे बिहेवियर्स को फौरन या कम्प्लीटली खत्म नहीं करना था, बल्कि हमारा ये गोल था कि आप अपने वरी साइकिल को पहचाने। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अवेयरनेस होता है ना हमारी प्रॉब्लम को लेके, वही हमारी परेशानी को हल करने का पहला स्टेप होता है। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल परेशान नहीं हो कि सेशन के एंड होते ही आपकी वरी भी मुकम्मल खत्म हो जाएगी, बल्कि इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है? ठीक है, इसलिए मैंने खुद को आज ज्यादा ब्लेम नहीं किया। बहुत अच्छा सना। चले मुझे बताएं, आज ओवरऑल परेशानी 0 से 100 में से कितनी है आपको? 55 के अराउंड, लेकिन कल एक सिचुएशन में ऑलमोस्ट 80 हो गई थी। ठीक है सना, हम उस सिचुएशन को वर्कशीट में रिव्यू जरूर करेंगे। आप मुझे बताएं कि आपकी नींद कैसी रही? अम्म, आ, नींद तो 2 रात ठीक थी, लेकिन एक रात हस्बैंड दूसरे सिटी गए हुए थे, तो हम्म तब उस दिन मेरी नींद डिस्टर्ब थी। ठीक है, चलें इसको भी हम सेशन में आज डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम आज के सेशन का एजेंडा सेट करते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है? जी ठीक है। पहले हम आपकी जो एंजाइटी साइकिल है उसकी वर्कशीट को रिव्यू करेंगे सना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो परेशानी होती है ना, उसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, जिसको मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम आपके जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को रिव्यू करेंगे और उससे रिलेट करके आपको आपका वरी साइकिल मजीद समझाएंगे। ठीक है? ठीक है। चलें, अब आप मुझे बताएं कि आपने वर्कशीट में कितनी सिचुएशंस लिखी हैं? वर्कशीट को अगर देखा जाए तो मैंने 4 सिचुएशंस लिखी हैं। ठीक है सना। अच्छा लेकिन जो है ना, लेकिन 3 जो है ना वो प्रॉपरली कंप्लीट की है। ठीक है सना, एक्सीलेंट। अच्छा सना, आज ना हम हर सिचुएशन को डिटेल में नहीं देखेंगे, बल्कि हम सिर्फ ब्रीफली चेक करेंगे कि आपने ओवरऑल क्या क्या पैटर्न नोट किया है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी फर्स्ट सिचुएशन क्या थी सना? फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना तो मुझे लगा कि मेरी ज्यादा वरीज अनसर्टेनिटी से स्टार्ट होती हैं। जब कोई मुझे चीज कंफर्म ना हो तो मैं फॉरन वर्स्ट केस सिनेरियो सोचती हूँ, फिर मैं चेक करती हूँ या किसी से पूछती हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि फर्स्ट एग्जांपल, तो उसमें ये था कि हस्बैंड ट्रैवल पे गए हुए थे, उन्होंने मैसेज किया कि होटल पहुंच गए हैं। हम्म तो उस वक्त तो मुझे थोड़ा सा हुआ रिलीफ के चले पहुंच गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं सोचने लगी कि होटल का एरिया पता नहीं सेफ है या नहीं है, वो अकेले हैं, खाना ठीक मिला होगा या नहीं, और पता नहीं ड्राइव सेफली करेंगे या नहीं, इस तरह की सोचे। ठीक है, यानी कि आपका ट्रिगर ये था कि आपने जो एक एक्सपेक्टेड टाइम सोचा हुआ था, उसके बाद आपको मैसेज आया था हस्बैंड का, ऐसा ही सना? जी ऐसे ही था। मतलब मुझे समझ आया कि रीअश्योरेंस का कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। यानी आपको हर टाइम यानी बेयकीनी बहुत थी, है ना? चले, अब आप मुझे दूसरी सिचुएशन बताएं सना। दूसरी सिचुएशन ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आ गया था ना वो बहुत ज्यादा था, जितना मैंने सोचा हुआ था उससे ज्यादा था। तो साथ ही बेटी की वैक्सीन और घर की शॉपिंग और एक्सपेंसेस ग्रोसरी वगैरह भी थे। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें भी आपको वही सारी अनसर्टेनिटी और बेयकीनी थी। ठीक है सना, आपको क्या सोचें आ रही थी उससे रिलेटेड?
पहले मेरा थॉट आया कि इस मंथ बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मैं सोचने लगी कि अगर हर मंथ एक्सपेंसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सेविंग्स तो खत्म हो जाएंगी और हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया सना अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए? मैंने बजट डायरी निकाली और एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, हस्बैंड को भी बताया। हमने डिसाइड किया कि इस मंथ अननेसेसरी शॉपिंग जो है ना वो डिले कर देंगे और बाकी के जो 2 ऑर्डर्स में है ना वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है सना। अच्छा, प्लान बनाने के बाद फिर आपको रिलीफ मिला? आपकी परेशानी कुछ कम हुई थी? परेशानी जी, जैसे आप कह रहे 70 थी तो 35 हो गई थी। मुझे लगा कि मसला तो मुश्किल है लेकिन मैं मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है सना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि थर्ड कौन सी सिचुएशन थी? थर्ड अगर देखी जाए तो वो थी बेटी का इशू था मुझे। क्या क्या इशू था सना? हम्म, बेटी के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। तो ना मैं पार्क में बच्चे को देख रही थी जी। तो मेरी बेटी की एज का लग रहा था, लेकिन वो बहुत क्लियरली सेंटेंसेस बोल रहा था। मेरी बेटी भी बात करती है हम्म लेकिन उस बच्चे जितनी नहीं थी कर रही वैसे। ठीक है सना। फिर आपके जहन में क्या ख्याल आया था उस बच्चे को देख के? उस वक्त कहीं मेरी बेटी डेवलपमेंट में पीछे तो नहीं, इस तरह का ख्याल आया था कि मैं फिर फ्यूचर तक चली गई कि हम्म अगर स्कूल में से डिफिकल्टी हुई, अगर वो दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट ना कर सकी या अगर कोई सीरियस डेवलपमेंट प्रॉब्लम निकली तो। ठीक है सना। अच्छा, क्या कोई उस वक्त आपको जो भी ये परेशानी आ रही थी वो किसी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन थी या सिर्फ आपको खुद से ही ऐसी परेशानी आ रही थी? खुद से ही आ रही थी, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन तो नहीं थी क्योंकि हम्म मैं डॉक्टर्स को दिखाती रहती हूँ उसको। तो हम लास्ट विजिट पे जब गए थे तो इस तरह का कोई उसको मसला नहीं है, लेकिन वैसे मुझे पार्क वाले बच्चे को देख के डाउट आ रहे थे। ठीक है सना। और जब आपको ये परेशानी आई तो आपने इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या किया था? हम्म, मैंने किया था, घर आके मैंने उसके माइलस्टोन्स देखे, हम्म इंटरनेट पर सर्च किए, फिर सिस्टर से उसके बच्चे के बारे में पूछा कि वो इस एज में कितना बोलता था। हस्बैंड को भी कहा कि शायद हमें स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। चले सना, जो आपने मुझे 3 सिचुएशंस बताई हैं उनको अब हम आपको सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि आपकी जो 3 सिचुएशंस है ना उनमें परेशानी एक जैसी तो फील हो रही है, लेकिन असल में ना उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट थी। परेशानी को जनरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सना। 2 तरह की परेशानियां होती हैं हमारी लाइफ में, एक होती है प्रोडक्टिव वरी और एक होती है हाइपोथेटिकल वरी। ठीक है, अब मैं आपको हम्म जिन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सना, प्रोडक्टिव वरी एक ऐसी परेशानी होती है जो किसी रियल और करंट प्रॉब्लम के बारे में होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी लाइफ में कोई रियल प्रॉब्लम आई है। हमारी लाइफ में जैसे हम कोई पेपर्स, कोई एग्जाम आ गए हैं और हमने उसकी तैयारी करनी है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो गई है और हम तैयारी नहीं कर पाए, तो ये होती है कि रियल प्रॉब्लम है, हम इस बारे में जेन्युइन परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक किस्म की परेशानी होती है हाइपोथेटिकल, क्योंकि वो ऐसी परेशानी होती है कि हमें लगेगा कि अगर ऐसा हो गया तो वो सिर्फ हमारी पॉसिबिलिटी पे होती है, वो हमारी सिर्फ क्या कहते हैं माइंड की प्रिडिक्शन पे होती है, उसका कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं होता और हमारा माइंड खुद ब खुद इसका वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा फ्यूचर में हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। जैसे आपकी तीनों प्रॉब्लम है, यानी कि आपके हस्बैंड जब गए थे और आपको ये परेशानी आ रही थी कि पता नहीं उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो, पता नहीं वो एरिया सेफ था या नहीं, ये इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल वरी, कि आपके पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि आपके हस्बैंड को कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने, आपके माइंड ने सोचा कि कुछ भी बेयकीन हो सकता है, तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल वरी। ठीक है। और एक होती है वरी जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में आपने कहा था, उसको हम कहते हैं जी प्रोडक्टिव वरी, यानी कि आपका वो बिल बिल्कुल रियल था, पे करना भी था आपने और आपने बजट भी एडजस्ट करना था। ठीक है, ऐसी वरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव वरी, जिसके बारे में वाकई हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस होता है और क्लियर सोल्यूशन होता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? आपको समझ आया इन दोनों परेशानियों में?
जी मुझे समझ आया। तो प्रोडक्टिव वरी का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेजेंट होगी, मसला फिर भी है तो मुश्किल ही ना। बिल्कुल सना, मैं आपके सवाल, ये बहुत अच्छा और जेन्युइन सवाल है। प्रोडक्टिव वरी बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन डिफरेंस ना कंफर्ट में नहीं है सना, बल्कि ये है कि क्या कोई चलिए सना, मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्टिव वरी में ना अगला स्टेप हमने स्पेसिफिक करना होता है। जैसे आपके पास, आपने एक बिल वाली एग्जांपल दी थी कि बिल की ड्यू डेट आप चेक कर सकती हैं, हस्बैंड के साथ आप बजट को डिस्कस कर सकती हैं, जो आपको अपनी बेटी की वरी आ रही थी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसको आप स्केड्यूल कर सकती हैं, या फिर जो आपके बेकिंग ऑर्डर्स हैं उनकी आप डेडलाइन कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि हाइपोथेटिकल वरी में ना अक्सर एक्शंस जो होते हैं वो रिपीटेड चेकिंग या रीअश्योरेंस होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिव वरी होती है ना उसमें हमारे पास कोई क्लियर सोल्यूशन होता है कि हम उस प्रोडक्टिव वरी को खत्म कर सकें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेटिकल वरी को पहचानने के कुछ साइंस होते हैं। ठीक है सना, ठीक है। मैं नहीं लागे आ जाओ, अब ये मैं ही बोली जा रही हूँ। हमारे में मेरा कंट्रोल नहीं। हाइपोथेटिकल वरी पहचानने के साइंस। हम्म, अच्छा अब सना, मैं आपको बताती हूँ कि हाइपोथेटिकल वरी को भी ना पहचानने के कुछ साइंस होते हैं। जैसे अगर आपको एक सोच आए ना कि व्हाट इफ, आपकी कोई भी सोच व्हाट इफ से शुरू हो ना, जैसे आपकी बेटी के केस में आपको कहा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि जो आपकी परेशानी है वो हाइपोथेटिकल है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको ना कोई भी क्लियर इमेज या कोई भी क्लियर प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन सिर्फ आपको उससे रिलेटेड परेशानी आती जाए, फ्यूचर का बहुत ज्यादा डर हो, या आपके माइंड में अनसर्टेनिटी चलती रही है, सेम क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढने के लिए कभी किसी एक पर्सन को कॉल करें, कभी दूसरी, तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी वरी जो है ना वो हाइपोथेटिकल है। ठीक है। मेहल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मेरे केस में ठीक है सना, अब हम देखते हैं कि परेशानी की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे उन्हें पहचानना जरूरी है क्योंकि दोनों को हैंडल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। पहली टाइप की वरी होती है प्रोडक्टिव, यानी ऐसी परेशानी जो किसी रियल, करंट और क्लियर प्रॉब्लम के बारे में हो, जिस पर अभी या फ्यूचर में कोई भी हम प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं। और दूसरी टाइप की वरी होती है हाइपोथेटिकल वरी, यानी अगर ऐसा हो गया तो वाली सोच है, या ये किसी ऐसी चीज के बारे में होती है जो अभी हुई ही नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड जो होता है ना कह रहा होता है ये हो सकता है, इसका कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं होता। चलिए आपकी तीनों एग्जाम्पल को ना इस डिफरेंस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल और बेटी के एक्सपेंसेस वाला मसला, ये किस टाइप में आ सकता है सना? हम्म, मुझे लगता है ये प्रोडक्टिव में आ सकता है क्योंकि बिल एक्चुअली ज्यादा आया है ना, और इस मंथ एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही सना, ये एक प्रोडक्टिव वरी है क्योंकि ये एक रियल और करंट प्रॉब्लम है जिस पर आप कुछ एक्शन भी ले सकती हैं। जैसे बजट देखना, हस्बैंड के साथ एक्सपेंसेस डिस्कस करना, या कुछ अननेसेसरी शॉपिंग डिले करना। ठीक है, इस परेशानी को हम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं करेंगे, ये एक सिग्नल है कि आप कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप लेके इस परेशानी को हल कर सकती हैं। हम्म तो मैंने हस्बैंड से बात की थी इस बारे में। हमने हम्म। डिसाइड भी किया था इस मंथ कुछ शॉपिंग नहीं करते, हम डिले कर देते हैं, और मैं बेकिंग का भी एक ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लूंगी। तो इस बारे में हमने वैसे देखा था। बहुत अच्छा सना, यानी आपने परेशानी को सिर्फ सोचते रहने की बजाय उसे प्रैक्टिकल प्लान में भी बदल दिया था। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि आपने कहा कि हस्बैंड का लेट होना और फोन रिसीव ना करना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। ठीक है सना, आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप में आएगी? हम्म मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकल में आएगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। मैंने खुद ही सोच लिया कि एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीलेंट है ना, बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये हाइपोथेटिकल वरी थी क्योंकि अभी तक ना कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि एक्चुअली क्या हुआ है। आपके जहन में एक अगर ऐसा हो गया वाला स्टोरी बना ली कि शायद एक्सीडेंट हो गया हो, या शायद ट्रैफिक में फंस गए हो, या लेट मीटिंग, या फोन साइलेंट होना, जैसी बहुत सी दूसरी वजह भी हो सकती हैं, लेकिन आपके माइंड ने बहुत स्केरी रीजन निकाली। यानी उस वक्त इस परेशानी को बार बार सोचकर आपने सॉल्व नहीं किया, ना किया जा सकता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अभी उस लिहाज से अवेलेबल नहीं थी।
हम्म। जी, और बाद में ना पता चला कि मीटिंग ही लेट हुई थी, मतलब एक्सीडेंट, ऐसा मुझे ही बस ख्याल आ रहे थे। बिल्कुल सना, अब आपको पता चला कि हाइपोथेटिकल और प्रोडक्टिव वरी किस किस तरह से काम करती है। अब हम तीसरी वाली एग्जांपल लेते हैं कि आपने को लगा कि बेटी को अचानक सीरियस कोई बीमारी हो सकती है वाली सोच। अब आप खुद बताएं कि आपको ये पैटर्न किस तरह से समझ आ रहा है, ये हाइपोथेटिकल है या प्रोडक्टिव वरी है? ये प्रोडक्टिव तो नहीं हो सकती, जो आपने दूसरी कहा है ना हाइपोथेटिकल, ये वही लग रही है। क्योंकि बेटी हम्म। मेरी ठीक थी, कोई सिम्टम्स भी नहीं थे उसके, बस अचानक मुझे ऐसे लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो। बिल्कुल सही सना, ये हाइपोथेटिकल वरी है क्योंकि कोई करंट प्रॉब्लम भी अभी बेटी को नहीं थी, कोई इलामात भी नहीं थी। सिर्फ आपको एक ख्याल आया कि अगर, और आपका जहन उधर ही स्टक हो गया और आपकी परेशानी शुरू हो गई थी। जी, ऐसे ही है। मुझे लगा था सब, वैसे ना ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा था कि सब परेशानियां एक ही कैटेगरी में आती हैं, लेकिन अब देख रही हूँ कि काफी फर्क होता है। बिल्कुल सना, और यही चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए क्योंकि जब हम ये डिफरेंस समझ लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि किस परेशानी पर हमने प्रैक्टिकल एक्शन लेना है और किस परेशानी को भी छोड़ना है, ये हम बात के लिए देख लेंगे क्योंकि उसे इस वक्त सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। कुछ परेशानियां जो ऐसी होती हैं जो हमें फ्यूचर का बहुत ज्यादा खौफ पैदा करती हैं। चलिए मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने पिछले 2 हफ्तों की परेशानियों के बारे में देखें तो अंदाजन कितनी आपको लगता है कि प्रोडक्टिव थी और कितनी हाइपोथेटिकल थी? एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आई उनके बारे में परेशान मैं हुई तो वो थोड़ी सी थी, 20% ही। लेकिन हम्म। बाकी 80% आप लगा लें, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था और मैं उनके बारे में सोच रही थी, तो वो हम्म। शायद हाइपोथेटिकल। बिल्कुल सही पहचाना आपने सना, ये बहुत कॉमन होता है, यानी आपके जहन ने अपना ज्यादातर वक्त उन चीजों पर लगाया जिनका भी कोई भी एविडेंस ही नहीं था, इसलिए आप जितना इतना टायर्ड और ड्रेन फील करती हैं क्योंकि एनर्जी उन चीजों पर यूज होती रहती है ना आपकी। अभी रियल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होती लेकिन आप इतना सोचती हैं कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आपकी किसी चीज पे भी कंसंट्रेशन नहीं रहता। ये सुनकर ना थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। मैं पूरा दिन फिजिकली इतना काम ना भी करूँ तो फिर भी मेंटली थक जाती हूँ, शायद इसी वजह से। बिल्कुल सही पहचाना आपने सना, क्योंकि ये ऐसी परेशानियां होती हैं जो हमें ज़हनी तौर पर ज़्यादा थका देती हैं क्योंकि इनका भी हमें हकीकत से कोई भी लेन-देन नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि ये हकीकत है और हम इतना सोचते हैं कि हम अपना सारा दिन ना इन्हीं पे वेस्ट कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताती हूँ जो आपकी हाइपोथेटिकल वरी को हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसे ना हम वरी टाइम या वरी पोस्टपोन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी दिन में आपको कोई भी हाइपोथेटिकल परेशानी है ऐसा ना, आप उसे फौरन सोचना स्टार्ट नहीं करती, बल्कि आप खुद से ये कहेंगी कि ठीक है ये परेशानी है लेकिन अभी इसका कोई वक़्त नहीं है, मैं इसे शाम को अपने जो वरी टाइम है ना उसमें देखूंगी। फिर सिर्फ आपने ना एक लाइन नोट कर लेनी है कि परेशानी क्या थी और आपने फिर उसके बाद में उसको सोचना है। अच्छा, मतलब परेशानी को रोकना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आप कह रही हैं डिले करना है। बिल्कुल ठीक समझा आपने सना, हमने ना सोच को जबरदस्ती जहन से निकालने की कोशिश ही नहीं करनी। ऐसा करने से अक्सर जो सोचें हैं और बार बार वापस आती हैं। हमने सिर्फ उनका एक टाइम फिक्स कर देना है और हमने कहना है कि रोज हम एक ही वक्त पे ना 10 से 15 मिनट के लिए, जब जहां आप ये नोट करती है ना कि ये वरी है, आपने उसके आगे ये मेंशन करना है कि मैं रोजाना इस टाइम पे 10 से 15 मिनट अभी बाद में सोचूंगी, अभी मैं किसी और चीज पे कंसंट्रेट करती हूँ। ठीक है। तो मेरे रूटीन में आपको कौन, क्या लगता है कौन सा वक्त ठीक रहेगा रहेगा जब मैं ये सब कर सकती हूँ? आप बताएं सरा, ऐसा वक्त जब भी आप रिलेटिवली फ्री हो लेकिन सोने से पहले वो बिल्कुल भी ना हो। अगर मैं सोचूं तो दोपहर को मेरी बेटी ना सोती है, तो हम्म। मैं तब 4:15 से 4:30 का टाइम ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है सना, यानी कि अब आप रोज 4:15 बजे से 4:30 बजे तक अपना वरी टाइम फिक्स करेंगी। जब भी दिन में आपको कोई भी परेशानी आए, जैसे अगर हस्बैंड रास्ते में एक्सीडेंट ना हो गया हो या बेटी के फ्यूचर के बारे में आए या आपको घर से कोई रिलेटेड आए, तो आपने ना नोट करना है, आपने कहना है कि ये अभी मैं दूसरे काम करूंगी, मैं बिल्कुल भी इस चीज को, इस सोच को डिनाई नहीं कर रही, इस सोच को मैं 4:15 से 4:30 बजे तक सोचूंगी। इसका बेनिफिट क्या होता है सना कि एक तो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि आपको सोचें आ रही हैं
और दूसरा आपका माइंड ये देखता है कि ठीक है ये बंदा इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, इसको ये बाद में सोचेगा। और फिर आपका माइंड जो होता है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और आपको फिर करंट प्रॉब्लम करंट सिचुएशन में ले आता है और आपका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है? जी, तो लेकिन अगर जब 4:15 वाला टाइम वापस आए तो? उस वक़्त ना आपने अपनी नोट की हुई वरीज़ देखनी है और आपने ये देखना है कि बहुत दफ़ा जब वो वक़्त आता है तो परेशानी की शिद्दत पहले जैसे नहीं रहती। होता है, हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो चुके हों, जैसे हस्बैंड घर आ चुके हों और एक्सीडेंट वाली वरी खुद ही खत्म हो गई हो। या हो सकता है कि जो भी सोचें आप दिन में, आप बहुत ज़्यादा फौरी वक़्त में सोचती हैं ना, वो वरी टाइम के तक आपकी पोस्टपोन हो चुकी हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम एक फिक्स टाइम बना लेते हैं ना कि हम बाद में सोचेंगे, तो उस टाइम तक जो भी सिचुएशन पहले हुई होती है ना जिसमें वो आपको सारी सोचें आती हैं, हो सकता है कि वो इतनी इंटेंस ना रहे। और फिर बाद में जब वो 4:15 से 4:30 बजे तक का टाइम आए, तो तब तक वो सिचुएशन चली गई हो, जैसे हस्बैंड लेट होने वाली, हस्बैंड घर आ गए हो, तो आपकी जो वरी है वो भी मैनेज हो जाए। अब आपको पता चला हम्म कि ये कैसे काम करती है। जी, पता लगा और मुझे लग रहा है कि ट्राई करने वाला वैसे काम है। बिल्कुल सना। और जो प्रोडक्टिव वरीज है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल और मंथली एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हम डिले नहीं करते बिल्कुल भी। उन पर हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप हम ले सकते हैं जो हम एक्शन भी लें और हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। इस तरह से हमारी परेशानी सिर्फ माइंड में घूमने के बजाय ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम का एक स्टेप सॉल्व होता है ना, तो तब तक हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी परेशानी भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है इसको हमने डिफरेंटली ट्रीट करना है, उस तरह नहीं करना। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सही समराइज किया सना। अब हम देखते हैं कि हम सेशन में ना एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप समझें कि अगर आज हस्बैंड मैसेज करें कि मीटिंग लेट है, और आपके जहन में ये सोच आए कि अगर वो वापसी पर उनका एक्सीडेंट हो गया तो, या अगर वो कहीं फंस गए तो आप खुद से क्या कहेंगी सना? मैं कहूँगी कि ये फ्यूचर वाली परेशानी है, अभी एक्सीडेंट का कोई एविडेंस नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हम्म मैं इसे 4:15 के जो वरी टाइम है उसमें देख लूंगी। ठीक है, फिर इसे फोन में आपने नोट कर लेना है कि मैं इसको बाद में देखूंगी। परफेक्ट चलें, सना। ठीक है, ठीक है। परफेक्ट सना। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर की कोई रियल एक्सपेंसेस से रिलेटेड वरी है तो? हाँ, तो वो प्रैक्टिकल काम है ना, तो एक्शन की ज़रूरत है, तो फिर मैं हस्बैंड से बात कर सकती हूँ, बजट देख सकती हूँ, या कोई बिल्कुल। एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो अननेसेसरी हो उसको कट कर सकती हूँ। एक्सीलेंट सना, आपने दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझे हैं और आपने दोनों परेशानियों के बारे में भी ये देखा है कि वो किस किस तरह से काम करती हैं। लेकिन अगर आपको एक ही सोच बार बार आए ना, तो आपने बिल्कुल भी अपने उस सोच से बहस नहीं करनी। सिर्फ खुद को ये याद दिलाना है कि ये परेशानी मैंने नोट कर ली है, इसका वक्त 4:15 बजे शुरू होगा। फिर आपने ना जो भी अपनी तवज्जो होगी अपनी करंट एक्टिविटी पर वापस आने की कोशिश करनी है। ठीक है सना? परेशानी शायद फिर भी रहेगी। जी, सुना, मैं बिल्कुल समझती हूँ, कुछ देर ऐसा रह सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आप परेशानी को बाद में सोचेंगी तो वो फौरन से खत्म हो जाएगी, बल्कि हम सिर्फ ये सीखते हैं कि जो हमारी सोचें होती है ना, जो हमें इमरजेंसी समझकर बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, वो फिर बाद में जब इमरजेंसी सिचुएशन चली जाती है तो वो खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती है, और हमें वो उस तरह से परेशान भी नहीं कर रही होती जिस तरह से वो हमें सिचुएशन में परेशान करती हैं। ठीक है? ठीक है, चलें, मैं चलिए। करूँगी ऐसे। बिल्कुल आप कीजिएगा ज़रूर। चलिए, आज के हम सेशन को अगर रैप अप करें तो आज हमने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। पहली ये कि परेशानी को प्रोडक्टिव और हाइपोथेटिकल में हमने सेपरेट किया, और दूसरी ये कि हमने हाइपोथेटिकल परेशानी के लिए फिक्स्ड बॉडी टाइम टेक्निक भी सीखी है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए डेली परेशानी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और अगर आप इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगी ना, तो नेक्स्ट सेशन तक आप काफ़ी अपने आप में डिफरेंस देखेंगी। ठीक है सना? ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन यूजफुल भी है, मैं करूँगी। बिल्कुल सना, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आपने ना नेक्स्ट वीक तक एक हाइपोथेटिकल और प्रोडक्टिव वर्कशीट फिल करनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि जब भी परेशानी वाली सोच आए आपने उसको लिखना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि ये कौन सी वाली परेशानी है। फिर अगर प्रोडक्टिव हुई तो आपने ना एक प्रैक्टिकल स्टेप खुद से सोच के लिखना है, और अगर वो हाइपोथेटिकल हुई तो आपने उसके लिए वरी टाइम को फिक्स कर लेना है और बाद में पोस्टपोन कर देना है, और फिर आपने नोट करना है कि पहले परेशानी कितनी थी और जब आपने वरी टाइम पर उसको चेक किया तो आपकी कितनी रहेगी। ठीक है?
ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन कर लूंगी। जरूर, बिल्कुल आप करिएगा। शुरू में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा सना, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई सवाल सेशन एंड करने से पहले। हम्म, नहीं ठीक है, शुक्रिया, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है सना। चले अब हम अगले सेशन में मिलेंगे और हम देखेंगे कि आपने कौन कौन सी चीजें नोट की हैं और आपने इन परेशानी को जब सीखा है तो उसको मैनेज कर पाई हैं या नहीं। चलें सना, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।